जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन की और मेरा नाम है अखिलेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स। ठीक है, तो बेटा आज के हम लेक्चर में बात करेंगे रोटेशनल मोशन, जिसको हम कहते हैं गुणन गति। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणन गति होती क्या है, व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन। तो उसकी हम बात करने जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो देखो, अगर बेटा कोई भी बॉडी है उसको हम घुमाना चाहते हैं। बेसिकली हमारे पास में दो तरह के मोशंस हैं। एक तो है लीनियर मोशन जिसको हम कहते हैं रेखीय गति। एक है लीनियर मोशन, और दूसरा टाइप का जो मोशन हमारे पास है वो है रोटेशनल मोशन। दूसरे तरह का जो मोशन है हमारे पास वो है रोटेशनल मोशन, इसको हम कहते हैं गुणन गति। तो दो हमारे पास मोशन है, एक तो है लीनियर मोशन, एक है रोटेशनल मोशन। अब देखो बेटा, लीनियर मोशन में क्या होता है, हमारे पास एक बॉडी होती है और उस बॉडी पे हम लगाते हैं एक फोर्स। लगाते हैं और जो हमने एक फोर्स लगाया है वो इस बॉडी में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देता है, एक त्वरण उत्पन्न करता है जो होता है F=ma। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक फोर्स लगता है F=ma, और इस एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। तो जो एक्सीलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण है वो हमेशा बल की दिशा में ही होता है, जो बल आरोपित हो रहा है उसी की दिशा में होता है। तो लीनियर मोशन तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो हम दोबारा बता देंगे लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन में F=ma लगता है। लेकिन अगर रोटेशन की बात आती है तो सबसे पहले एक बॉडी है तुम्हारे पास और इसको तुम रोटेट कराना चाहते हो, इसको आप लोग रोटेट कराना चाहते हैं। तो देखो रोटेशन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले एक एक्सिस डिसाइड करनी पड़ती है। एक एक्सिस जिसको हम रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं वो हमें डिसाइड करनी है कि हमें बॉडी का रोटेशन किस एक्सिस के अलोंग कराना है। तो मान लो हमारी एक्सिस ये है, तो इसके अलोंग हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक फोर्स, और ये जो फोर्स होगा वो प्रोड्यूस करेगा एक टॉर्क। ये जो फोर्स होगा वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और इस टॉर्क की हेल्प से, इस लगाए गए टॉर्क की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा फोर्स जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करे, टॉर्क बोलते हैं बल आघूर्ण को। इस चैप्टर में आगे बात करेंगे हम कि बल आघूर्ण क्या होता है। जो बल आघूर्ण लगता है वो बल आघूर्ण इस बॉडी को रोटेट कराने लगता है, घुमाने लगता है किसी एक एक्सिस के अलोंग। और जब कोई बॉडी घूमने लगती है किसी एक्सिस के अलोंग तो हम उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। क्लियर है। तो बेटा देखो, जैसे हमारे पास लीनियर मोशन के लिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से गति कराने के लिए जैसे फोर्स की ज़रूरत होती है, F=ma लगता है। सेम तरह से ही यहाँ पे टॉर्क लगता है, कितना, I अल्फा। टॉर्क को हम लगाते हैं बेटा यहाँ पे, और टॉर्क हमारा जो होता है यहाँ पे वो होता है I अल्फा। तो F=ma के प्लेस पे सेम एक क्वांटिटी आती है यहाँ पे टॉर्क, और टॉर्क होता है I अल्फा। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है, F क्या है, फोर्स है, फोर्स मतलब यहाँ पे बल। F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, फोर्स मतलब बल है। और M यहाँ पे मास है, और A यहाँ पे एक्सीलरेशन है, A यहाँ पर एक्सीलरेशन है। ये द्रव्यमान है, और ये है त्वरण। इसी तरह से यहाँ पे जो टॉर्क है वो है हमारा बल आघूर्ण, और ये है हमारा I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो ये सब हमारे पास वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे जो I है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, और एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा अल्फा है। क्लियर है। तो इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी रोटेशनल मोशन होता क्या है। रोटेशन में हम ये देखते हैं कि किसी बॉडी को घुमाना है तो कोई एक एक्सिस फिक्स करेंगे कि इस एक्सिस के अलोंग हमें बॉडी को रोटेट कराना है, और वो जो एक्सिस होगी उसके अलोंग हम टॉर्क लगाएंगे, और जो टॉर्क होगा वो बॉडी को घुमा देगा। और बॉडी कितनी तेज़ घूमेगी वो डिसाइड करेगा अल्फा,
बॉडी कितनी तेज या कितनी धीरे घूमेगी वो डिसाइड करेगा यहाँ पे अल्फा। क्लियर है? तो इतनी बात तुम लोगों को याद समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी बेटा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने, और इसका चैप्टर का पहला टॉपिक देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है टॉर्क और क्या होता है रोटेशनल। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहला बेटा जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी बात कर लेते हैं। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण। देखो बेटा तुमने लीनियर मोशन पढ़ा होगा, लीनियर मोशन में जब पढ़ा था हमने तो हमने एक टर्म देखा था इनर्शिया। लीनियर मोशन में हमने एक टर्म पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया मतलब हिंदी में कहते हैं इसको जड़त्व। इनर्शिया का मतलब हिंदी में होता है जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है बेटा? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो बॉडी की पोजीशन चेंज होने का अपोज करती है। मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी, वो गुण बॉडी का जो उसकी पोजीशन चेंज होने का विरोध करता है, उसकी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, उसको इनर्शिया कहते हैं। अवस्था परिवर्तन का विरोध का मतलब ये है कि अगर की बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट से अगर ये मोशन में आना चाहेगी, अगर इसे मोशन में लाना चाहेंगे तो ये रेस्ट से विरामावस्था से गतिमान अवस्था में आने का विरोध करेगी और गतिमान अवस्था से विरामावस्था में आने का विरोध करेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जो कि उसकी पोजीशन चेंज का अपोज करता है, उसका स्टेट चेंज का अपोज करता है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया या जड़त्व। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है। अगर देखें कि कोई बॉडी अपने रोटेशन मोशन का विरोध कर रही है, अपने घूर्णन गति का विरोध कर रही है, अपनी रोटेशन मोशन का अपोज करती है, तो उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो बेटा, क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट अपोजेज इट्स रोटेशनल मोशन। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट अपोजेज इट्स रोटेशनल मोशन। पिंड की वह प्रवृत्ति, पिंड की वह प्रवृत्ति जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। पिंड की वह प्रवृत्ति जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ये क्या कहलाती है? ये बेटा इनर्शिया कहलाती है। तो पिंड की वह जो एक प्रॉपर्टी है, पिंड की टेंडेंसी है, जिसके कारण क्या करेगा? पिंड अपनी रोटेशन मोशन का विरोध करेगा। और जो कोई बॉडी अपनी रोटेशन मोशन का विरोध करती रहेगी, अगर कोई बॉडी अपनी रोटेशन मोशन का विरोध कर रही है तो बेटा उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसके कारण बॉडी अपने रोटेशन मोशन का विरोध करती है, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ऐसे एक बॉडी है, ये बॉडी है, अब इसको हम रोटेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो इसको रोटेशन के लिए एक एक्सिस डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी एक्सिस से हम इसे रोटेट करें। मान लो हम इसे इस एक्सिस के रोटेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ये रोटेशन हो रहा है। ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये रोटेशन हो रहा है। तो देखो ऐसे रोटेशन होगा, क्लियर? तो इस तरह से रोटेशन होगा। तो यही जो रोटेशन का जो विरोध होगा, जो अपोज होगा, उसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट अपोजेज इट्स रोटेशनल मोशन। तो पिंड की वह प्रवृत्ति जिसके कारण पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर बात हुई? ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो देखो अगर कोई भी एक एक्सिस हमारे पास है,
कोई भी एक एक्सिस है हमारे पास, इसके अलॉन्ग हम किसी बॉडी को घुमाते हैं, जैसे मान लो ये बॉडी है जिसका मास m है और इसकी दूरी कितनी है r है, हम इसे घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये बॉडी देखो, अगर ये एक्सिस है ये, बॉडी को ऐसे घुमाओगे तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी उसके चारों ओर। तो जो बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है वो ऐसे करेगी, ऐसे करती रहेगी, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अलॉन्ग वो कितना होगा, वो होगा I बराबर m r स्क्वायर। I बराबर m r स्क्वायर। m मतलब मास ऑफ बॉडी, r इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास। तो द्रव्यमान और ये घूर्णन जो त्रिज्या है, थोड़ी घूर्णन अक्ष है, उसके बीच की जो दूरी है उसको हम r लेंगे, उसको हम क्या लेंगे r। और m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, तो m r स्क्वायर हो जाएगा I के बराबर। क्लियर है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m r स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम हर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्लियर। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिसके बारे में हमने थोड़ा बता दिया है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से थोड़ा आगे, और जो हमारी फिगर बनती हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ बेटा फिगर्स हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें बार बार पूछा जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, उनकी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवा देते हैं, वो सब तुम्हें याद होनी चाहिए। क्लियर। सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है रिंग। रिंग को हम कहते हैं हिंदी में बल है, हिंदी में इसको कहेंगे बल है, रिंग को हम हिंदी में कहेंगे बल है। तो बल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो बेटा अगर ये रिंग है इस तरह से, और रिंग का ये केंद्र है, और केंद्र से एक्सिस पास हो रही है इसके तल के परपेंडिकुलर, इसका मास है m, रेडियस है r, ठीक है। ये एक रिंग है, रिंग तुमने देखा होगा, भले कहते हैं इसको चूड़ी टाइप की, जैसे मैं यहाँ पे लिखाया हूँ, ये मेरे पास था। देखो इसको देखो, देखो ये रिंग है, रिंग में क्या होता है, बीच में ये खाली रहता है, बीच में एक इसका केंद्र होगा, और इसके केंद्र के जो परिधि पे होगा वो मास होगा, परिधि पे ही मास होगा। तो ये रिंग टाइप का है, रिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। ये ज़्यादा, ये थिकनेस ज़्यादा होगी इसकी, रिंग की थिकनेस थोड़ी कम होती है, और ये इस तरह से होती है। अब देखो एक ऐसी एक्सिस जो कि यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से गुजर रही है, ये वाली जो एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे लिया गया है, ऐसे, और इस तरह से इसको घुमाया जा रहा है, ऐसे इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग जो घूमेगा वो कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी होगी, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी इसकी, वो कितनी होगी, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है m r स्क्वायर। बेटा इसे r याद रखना है तुमको, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर होता है रिंग का। ये वाली एक्सिस है, ये वाली, ये परपेंडिकुलर पास हो रही है इसके प्लेन की, इसके अलोंग m r स्क्वायर। सेकेंड बेटा हमारा होता है डिस्क। डिस्क मतलब चकती। तो चकती के अलोंग कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसकी बात कर लेते हैं। जो चकती होता है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना होता है, जैसे ये चकती है हमारा, और यहाँ से हमारे पास केंद्र से इसकी एक्सिस पास हो रही है, आई, इसका मास m है और इसकी रेडियस r है। तो इस कंडीशन में जो I होता है हमारा वो होता है m r स्क्वायर बाई 2, m r स्क्वायर बाई 2। क्लियर। तो हमारे पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर होता है, चकती का m r स्क्वायर बाई 2 होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका m r स्क्वायर बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि देखो बेटा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है नहीं हमारे। देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो चकती बनी कैसे, चकती बेसिकली छोटे छोटे रिंग से बनी है ना, और इस रिंग को बड़ा करते हुए चले गए तो चकती बन गई है, ऐसी तो बनी है। चकती बनी है, एक छोटी सी रिंग है, फिर बड़ी रिंग है, फिर बड़ी रिंग है, फिर बड़ी रिंग है, और एक डिस्क बन गया। तो बेटा देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास इंटू m r स्क्वायर डी एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डी एम आर स्क्वायर। तो इन सबको इंटीग्रेट करके लाए हैं, इन सबको हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके टोटल का हम 0 से r वैल्यू तक ले गए हैं, 0 से r वैल्यू तक ले गए हैं, r रेडियस तक। तो कितना हो गया, m r स्क्वायर बाई 2 हो गया। क्लियर। अब थर्ड लिखो बेटा, थर्ड बहुत काम की चीज़ है। थर्ड है रिंग हो गया, डिस्क हो गया, थर्ड हमारा है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, इसको हम कहते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन, ये है हमारे पास हॉलो सिलेंडर। देखो हॉलो सिलेंडर का कितना होता है,
हॉलो सिलेंडर का जो होता है वो सेम ऐसे होता है। देखो हॉलो सिलेंडर अगर तुम्हें बनाना है तो बेटा हॉलो सिलेंडर कैसे बनेगा, रिंग से तो बनेगा। एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रखते हुए चले जाओ, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। जैसे ये मैंने दिखाया था, ये रिंग है, अब इस रिंग के ऊपर दूसरा रखते हुए चले जाओ इस तरह से, तो ये सिलेंडर टाइप का दिख रहा है कि नहीं तुमको, ठीक है, ये सिलेंडर बन जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर किससे बनेगा, रिंग से ही बनेगा। तो बेसिकली रिंग से बनेगा तो इसका मास मान लो m है, इसकी रेडियस r है, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रिंग के बराबर ही होगा mr²। और फोर्थ हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब ठोस बेलन। ठोस बेलन, ठोस बेलन का बेटा हमारे पास जो होगा, ठोस बेलन का हमारे पास होगा I बराबर mr²/2। क्योंकि देखो ठोस बेलन अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठोस बेलन जो होता है वो किससे बनेगा, वो डिस्क से बनेगा। एक चक्ति के ऊपर दूसरी चक्ति रखते रखते चले जाओ तो क्या बन जाएगा, ठोस बेलन बन जाएगा। तो ठोस बेलन का कितना हो जाएगा, mr²/2, जो डिस्क के बराबर आएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है जो कि हॉलो सिलेंडर के बराबर आ रहा है, और डिस्क का याद करना है जो कि सॉलिड सिलेंडर के बराबर आ रहा है। इतनी बात क्लियर होगी तुम लोगों को, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये याद ही रखनी है, तभी आगे हम चैप्टर में समझ पाएंगे, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे अब। आगे हम चलेंगे और बेटा आगे हम फोर्थ हो गया, फिफ्थ पढ़ते हैं, हॉलो सिलेंडर, सॉरी हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं हॉलो स्फीयर के बारे में, चलो देख लेते हैं। देखो हॉलो स्फीयर का कितना होता है, अगर हमारे पास कोई एक हॉलो स्फीयर है उससे हम क्या करेंगे, घुमाएं किसी एक एक्सिस के अलोंग जो सेंटर से पास होती है, जो केंद्र से गुजरती है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 mr²। यहाँ पे r इसका रेडियस है, m इसका मास है। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सॉलिड सिलेंडर। इसे कहते हैं ठोस बेल, ठोस गोला, ठोस गोला। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ठोस गोला का वो कितना होता है बेटा, वो होता है m इसका मास है, r इसकी रेडियस है, I = 2/5 mr²। तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखनी है। सॉलिड जो होता है, सॉलिड स्फीयर होगा यहाँ पे, सॉरी सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ठोस गोला का कितना होता है 2/5 mr², और हॉलो स्फीयर का कितना होता है 2/3 mr²। एंड लास्ट एक और है हमारे पास जो होता है रॉड। रॉड का बेटा हमारे पास होता है, जैसे ये रॉड है और रॉड को हम केंद्र से गुजरने वाली एक्सिस के अलग घुमा रहे हैं, इसकी लंबाई l है, इसका मास m है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो होता है ml²/12। तो बेटा ये तुम्हें 7 फॉर्मूले बेसिकली याद रखने हैं। अगर ये 7 फॉर्मूले याद हैं तो आगे जितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो हम सब कर सकते हैं। ये 7 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रॉड। क्लियर? कोई डाउट है बेटा किसी को तो बताओ, ठीक है। कोई डाउट है बेटा किसी को तो कमेंट कर सकते हो, मैं बाद में ये समझा दूंगा, है ना। तो चलो, तो हमारे पास 7 फिगर हो गई, इसका 7 का फॉर्मूला याद रख लो। उसके बाद में आगे फिर बात करेंगे कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। अब देखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक प्रॉब्लम और है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक प्रॉब्लम बेटा और है, जैसे कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का है, जैसे ये है, ये रॉड है हमारे पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, ठीक है, ये रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा चेंज हो जाएगा, I1 हो जाएगा। इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर किसी एक्सिस का अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा सबका, ठीक है। तो अलग अलग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें इसका याद है, ये सेंटर वाली एक्सिस का हमें तो याद है कितना है, ml²/12 होता है इसका, ठीक है, अभी मैंने लिखवाया है, इसको याद कर लो, है ना। तो अगर इसका याद है तो हम किसी भी एक और एक्सिस के अलावा कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास हैं थ्योरम्स। तो हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, एक है पैरेलल एक्सिस और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस। आई होप की बात समझ में आई होगी, क्योंकि हम सब एक्सिस के अलावा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं कर सकते, है ना, हम लिमिटेड याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी दूसरे एक्सिस के अलावा कैलकुलेट करनी ही है तो हम क्या करेंगे, उस एक्सिस के अलावा थ्योरम की हेल्प से कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समांतर अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बेटा देखो हमारे पास कोई एक एक्सिस है, ठीक है, और ये जो एक्सिस है इसके अलावा कोई बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, ऐसा मान लेते हैं। और ये जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है, ये बॉडी के किससे पास हो रही है, बॉडी के केंद्र से पास हो रही है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ICM, ऐसा मान लेते हैं। ये केंद्र से पास होने वाली एक्सिस है, ये जो अक्ष है वो इसके केंद्र से पास हो रही है। कौन से केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। उसके बाद में एक दूसरी एक्सिस है, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और ये दोनों एक्सिस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल मतलब समांतर। ये दोनों अक्ष आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है। इस बॉडी का मास m है, ठीक है। तो हमें अगर ICM पता है तो I पता कर सकते हैं हम। और I कैसे पता करेंगे, I बराबर होगा ICM प्लस m x², ठीक है। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी है, पिंड का द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान है। और x क्या है यहाँ पे, x है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्ष के बीच की दूरी। क्या है बेटा, समांतर अक्ष के बीच की दूरी। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस है, समांतर अक्ष के बीच की दूरी है। तो ये हमारे पास दो हैं बेटा, क्लियर, ये हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास ICM है जो कि केंद्र से पास हो रहा है, और एक हमारे पास I है जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब अगर दो एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ही एक्सिस है, एक ही एक्सिस है। अगर ये ICM है, मान लो ये क्या है, ये ICM है, ये केंद्र से पास होने वाली है, तो हम इस एक्सिस के अलावा क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं, जो कि दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो I होगा, उसको I मान लेंगे, अब वो होगा ICM प्लस mx²। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें बेसिकली क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो बस इतना समझो कि अगर हम ए से एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जानते हैं, तो दूसरी पैरेलल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं, जो कि दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हो तो। क्लियर। तो चलो आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं। और जो क्वेश्चन करेंगे उससे तुम लोगों को क्लियर होगा। हमारा जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिख लो, वो है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट which is perpendicular to plane of ring, which is perpendicular to plane of ring, ठीक है। इसकी हिंदी होगी बलय की स्पर्श रेखा के परिता, बलय की स्पर्श रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए जो बलय के तल में है।
बलय के तल में है। बलय की स्पर्श रेखा के परिता जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए जो बलय के तल के लंबवत है। बलय के तल के लंबवत है। अभी समझ में आएगा ये क्या है, मैं समझा रहा हूँ। लंबवत है, ये इसकी हिंदी है। अगर सही से दिख नहीं रहा हो तो यह से लिख लेना, बलय की स्पर्श रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए जो बलय के तल के लंबवत है। अब देखो क्या है, अगर हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, और रिंग का जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा ऐसे, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ये बेसिकली हो जाएगा ICM। और एक स्पर्श रेखा जो कि इसके तल के, ये तल है बलय का, ये तल है, इसके तल के परपेंडिकुलर है, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है। देखो ये रिंग है, तो रिंग का एक एक्सिस तो बेटा ये वाला है, सही से समझना इस बात को। रिंग का जो हमारे पास एक एक्सिस है वो ये वाला है, वो सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है ये वाला। और दूसरी जो एक्सिस है वो टेंजेंट है इस पर। दूसरी एक्सिस बेटा क्या है, इस पर टेंजेंट है। और टेंजेंट ऐसे है, टेंजेंट बेटा कैसे है, ऐसे है। अब ये कह रहा है कि बलय के जो टेंजेंट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो टेंजेंट क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इसका प्लेन ये है, इस बलय का प्लेन क्या है, ये बलय का तल इसके लंबवत है, प्लेन ये है, तो इसके तल के लंबवती वाली। तो ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं, ये दोनों एक्सिस देखो आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। तो ये इसमें लगाएंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है, तो इसमें हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बेटा इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देखो क्या होगा, वो हमें पता ही है। I बराबर क्या लगा देंगे, I बराबर ICM प्लस MX²। देखो इन दोनों के बीच की दूरी होगी कितनी, वैसे इन दोनों के बीच की दूरी होगी R के बराबर, ठीक है। तो ICM कितना होता है, रिंग का ICM होता है MR²। ये कितना होता है, अभी याद कराया था, MR² होता है। MR² प्लस M इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होती है, R, तो R²। तो ये हो जाएगा कितना, 2MR², ठीक है। ये हमारे पास I हो गया, क्लियर है। तो इतनी बात को तुम लोगों को याद रखना है, क्लियर। तो ये हमारे पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस एक्सिस का जो कि टेंजेंट है और इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो, सब क्वेश्चन इस तरह से ही होंगे। मैं बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। अगर हमारे पास मान लो डिस्क होता और डिस्क में पूछा जाता है ये, ठीक है, डिस्क मतलब चकती होती, ठीक है, डिस्क मतलब चकती होती, चकती में ये पूछा जाता कि चकती की स्पर्श रेखा के परिता बताओ जो कि परपेंडिकुलर वाली है। तो स्पर्श रेखा चकती की ये हो जाती, ICM ये हो जाता, ICM और I ये हो जाता। तो इसके लिए कितना हो जाता है, इसके लिए भी सेम I बराबर ICM प्लस MR² लगाते, MX²। ICM की वैल्यू कितनी होती, MR²/2 प्लस MR², तो इसकी हो जाती 3/2 MR²। आई होप की बात समझ में आई होगी, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको कोई दिक्कत है समझने में, वो क्या करेगा, वो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखेगा, ठीक है, दोबारा देख लेगा तो समझ में आ जाएगा उसको कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कहाँ पे डाउट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये इसकी इनके बीच की दूरी कितनी है, बेसिकली x है। तो ऐसे हमारे पास MR² प्लस MR² बराबर 3/2 MR² आ गया। अब देखो अगर डिस्क है हमारे पास, ये डिस्क के लिए मैंने किया है, तो डिस्क का क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा और रिंग का क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है। रिंग का क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा और डिस्क का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट ऑन सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट ऑन सॉलिड स्फीयर। ठोस गोले की स्पर्श रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठोस गोले की स्पर्श रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए, क्लियर है।
अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसे देखो, ये ठोस गोला है। अब देखो ठोस गोला क्या होता है, ठोस गोला मान लो एक गेंद है तुम्हारे पास, बॉल तुम देखे होगे, तो उसमें सब तरफ से वो 3D फिगर होती है, वो रिंग और डिस्क की तरह नहीं होती कि उसमें एक प्लेन बन रहा है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन बनेंगे, ये सब तरफ से एक जैसा है। तो इस पे टेंजेंट अगर इधर ड्रॉ कर रहे हो ये, तो इसके समकक्ष इसके करेस्पॉन्डिंग एक ये वाली एक्सिस ICM मिल जाएगी, ठीक है। और अगर तुम इसमें इधर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली टेंजेंट ICM हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हो जाएगा ICM, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा I। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, I बराबर ICM प्लस MR², ठीक है। और ICM कितना है इसका, ठोस गोला है तो 2/5 MR² होता है, बताया था अभी याद करने को ठोस गोले का, प्लस MR² इसमें और ऐड हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है, पैरेलल एक्सिस के बीच में R हो गई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7/5 MR² हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, ठीक है। तो इतनी सब बातें तुम्हें याद रखनी है। ये था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हर कोई क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में और बता देता हूँ ऐसे ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स एंड। इसका मतलब है छड़ के एक सिरे के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। छड़ के एक सिरे के परिता, जैसे हमारे पास रॉड है ये, और रॉड के हम एक सिरे के परिता देख रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है, L है। यहाँ पे हमें I कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो ICM होता है वो हमें पता ही है कितना होता है, ML², ये होता है ML²/12। देखा है कि नहीं, अभी लिखा था। तो ये ML² ICM हमें पता है ML²/12 है, और ये I हमें पता करना है। इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी वो x कितनी हो जाएगी, L/2। लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, I बराबर ICM प्लस MX², ठीक है। I बराबर ICM प्लस MX²। ICM कितना है, ICM है ML²/12 प्लस ML²/4, क्योंकि x के प्लेस पे कितना लगा दिए, L/2। 12 आ गया LCM, ये आ गया ML² प्लस ये आ गया 3ML², ठीक है। और ये आ गया 4ML²/12, और ये हो जाएगा ML²/3। ये आंसर हो जाएगा। इसे बेसिकली तुम्हें याद भी रखना है बेटा कि रॉड का अगर एक एंड पे पूछा गया तो ML²/3 होता है, और सेंटर से होता है ML²/12। और अगर सेंटर वाला याद है, ये वाला भूल गए हो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं बहुत जल्दी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और ये तुम्हें थोड़ा बहुत आ गया होगा। अब लिखो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सेकंड थ्योरम है इसकी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लंबवत अक्ष प्रमेय, अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय। देखो बेटा लंबवत अक्ष प्रमेय क्या होती है, मान लो एक हमारे पास x एक्सिस है, एक हमारे पास y एक्सिस है, एक हमारे पास z एक्सिस है। हमारे पास एक बॉडी है जो कि x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, और z एक्सिस से r दूरी पे है, यहाँ x दूरी पे है, यहाँ पे y दूरी पे है। क्लियर। अगर इस बॉडी का मास m है तो हम इसे x के अलोंग घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, Ix। y एक्सिस के अलोंग घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy आ रहा है, और z एक्सिस के अलोंग घुमा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz आ रहा है, ठीक है। मान लो इस बॉडी को सिर्फ x एक्सिस के अलोंग घुमाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना Ix, सिर्फ y एक्सिस के अलोंग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy, सिर्फ z एक्सिस के अलोंग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz। तो इस कंडीशन में हमारे पास Iz जो होता है वो होता है
आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर बेटा? जो आई जेड होता है वो हमारे पास होता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें पता है, एक्स एक्सिस का पता है, वाई एक्सिस का पता है, तो हम जेड एक्सिस का पता कर सकते हैं। कैसे? आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। आई होप की इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, इस बॉडी को सिर्फ एक्स के अलोंग ऐसे घुमा रहे हैं, या फिर सिर्फ वाई के अलोंग इस तरह से रोटेट करें तो वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, और जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे जेड के अलोंग सिर्फ, तो आई जेड है। क्लियर है? तो ये हमारे पास इस तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहे हैं। इस पे बेटा हम एक क्वेश्चन देखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन लिख लो, इस पे एक क्वेश्चन लिख लो बेटा, लिखते चलना, इसको नोट्स बना लेना, तभी समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो हम लिखते हैं कैलकुलेट, और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा गया है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, इट्स डायमीटर। वलय के व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वलय के व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जड़त्व आघूर्ण बेटा ज्ञात करना है किसके अलोंग? वलय के व्यास के परिता। अब देखो क्या है, एक हमारे पास रिंग है, रिंग का एक तो होगा आई सी एम ये वाला, और ये वाला मान लेते हैं आई एक्स, और ये मान लेते हैं आई वाई। ठीक है? रिंग का हमारे पास इस तरह को सेटअप है, ये रिंग है, और यहाँ पे हमारे पास एक आई एक्स है और एक आई वाई है। तो इस तरह से देखो, ये हमारे पास आई एक्स है और ये हमारे पास आई वाई है, और ये हमारे पास आई सी एम है। तो आई सी एम को हम आई जेड मान लेंगे कि नहीं? और यहाँ पे देखो बेटा आई एक्स बराबर हो जाएगा आई वाई के बेसिकली। क्यों? क्योंकि रिंग को देखो, मैं दोबारा इसको लेता हूँ, आई एक्स ये है, तो इसके अलोंग अगर हम इसको घुमाएं, इस एक्सिस के अलोंग घुमाएं तो ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये आई एक्स ऐसे है तो ऐसे घूमेगा। आई वाई मतलब ये है, तो इसके अलोंग घुमाएंगे तो आई वाई में कैसे घूमेगा? ऐसे। और आई जेड मतलब ये है, तो आई जेड में ऐसे घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा? ऐसे। तो ऐसे घुमाएं या फिर ऐसे घुमाएं, बराबर एनर्जी खर्च होगी कि नहीं? इस बॉडी को आई एक्स के अलोंग घुमाएं तो आई वाई के अलोंग घुमाएं, या फिर आई एक्स के अलोंग घुमाएं तो आई एक्स के अलोंग क्या घूमेगा? ऐसे घूमेगा। तो बराबर एनर्जी लगेगी ना? थोड़ा सोचो, ऐसे घुमाएं या फिर ऐसे घुमाएं, मतलब इस बॉडी को ऐसे घुमाएं या फिर ऐसे घुमाएं, सेम एनर्जी लग रही है कि नहीं? ये आई वाई मान लेते हैं और ये आई एक्स मान लेते हैं। आई एक्स हमारा इधर है तो इसके अलोंग घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, आई वाई इधर है तो ऐसे घूमेगा, आई जेड में ऐसे घूमेगा। तो आई एक्स और आई वाई की एनर्जी क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो आई एक्स आई वाई की एनर्जी सेम आ रही है, तो आई एक्स बराबर आई वाई। और आई एक्स और आई वाई दोनों ही एक्सिस ऐसी हैं जो डायमीटर के अलोंग है, अलोंग डायमीटर है, इसके व्यास के परिता है। तो हम यहाँ से लगा देंगे आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड हमें पता है कितना है? एम आर स्क्वायर। रिंग अगर है, क्या है? रिंग है, तो रिंग का जो आई जेड है वो ये वाला है आई जेड, ये आई जेड। आई सी एम कितना होता है? एम आर स्क्वायर। और ये आई एक्स प्लस आई एक्स लिखते हैं क्योंकि आई एक्स आई वाई दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2IX और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो आई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है? ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 इसका सही आंसर है। क्लियर है कि नहीं? एम आर स्क्वायर बाई 2 इसका सही आंसर है। तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा लॉजिकल है ये। ठीक है? आई एक्स बराबर आई वाई कैसे हो गया, ये वाली बात समझना। ठीक है? देखो, इस वाली बात को समझाने के लिए मैं यही करूँगा कि ये आई एक्स मान लेते हैं, ये वाला आई एक्स, ये वाला आई वाई और ये वाला आई जेड। ठीक है? वीडियो को बार बार देखना। देखो, ये आई एक्स है और ये आई वाई है, रोटेशन में कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ये आई एक्स है और ये आई वाई, दो कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। तो दोनों सेम होंगी तो इस तरह से हमारे पास दोनों बराबर होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ठीक है? तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर हम आगे देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगला क्वेश्चन लिख लो, 2-3 क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ डिस्क,
चकती के व्यास के परता जड़त्व आघूर्ण, चकती के व्यास के परता जड़त्व आघूर्ण कितना होगा बेटा? तो डिस्क का अगर पूछा है तो डिस्क का भी सेम, ये आई एक्स और ये आई वाई और ये आई जेड, ये आई वाई, ये आई एक्स और ये आई जेड। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लगाएंगे, आई जेड इक्व टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर? यहाँ पे आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर, तो आई एक्स प्लस आई एक्स बराबर आई जेड, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? एम आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे देख सकते हो आई एक्स प्लस आई एक्स, टू आई एक्स, टू आई एक्स, टू इधर चला जाएगा तो अपन में 4 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा। तो तुम याद ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो अगर किसी के डायमीटर के अलोंग पूछा है, किसी के डायमीटर के अलोंग पूछा है, रिंग के पूछेगा या फिर डिस्क के पूछेगा, दो ही फिगर बनेंगी। तो जिसके डायमीटर के अलोंग पूछा है वो डायमीटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्चुअल आईसीएम से आधा हो जाएगा हमेशा, आईसीएम से आधा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर बराबर होता है आईसीएम का आधा। ठीक है, ये डायरेक्टली याद रखोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेट करें, है ना। तो इसके व्यास के परता जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो आईसीएम का आधा होता है। क्लियर है? तो चलो बेटा, इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है कि किस तरह से इसका सॉल्व होगा, और इसके क्वेश्चंस के लिए तुम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जिस बुक से चाहो उससे कर सकते हो। ठीक है, इतना अगर तुमने समझा है तो आई होप कि क्वेश्चन तुम्हारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हो जाएंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ लास्ट, ठीक है, जो थोड़ा टेंजेंट वाला है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट which lie in plane of ring, which lie in plane of ring। वलय की स्पर्श रेखा के परता, वलय की स्पर्श रेखा के परता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो इसके तल में है। देखो, एक रिंग है और रिंग की स्पर्श रेखा के परता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है जो कि इसके तल में है। अब देखो, ये रिंग है, रिंग पे दो तरह की स्पर्श रेखा हो सकती है। एक ऐसे हो सकती है जो हमने पहले देखा था सबसे पहला क्वेश्चन, एक ऐसे हो सकती है, ये इसके प्लेन में होगी, ये वाली जो स्पर्श रेखा होगी वो इसी के प्लेन में होगी, ऐसी प्लेन में होगी, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, एक प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन बनता है तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन बनता है तो ये इसके आईसीएम के पैरेलल हो जाएगा, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। लेकिन अगर ऐसे हो गया, इसके प्लेन में ही हो गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसके प्लेन में होगा तो हमें फिर आईसीएम ये वाला लेना पड़ेगा जो इसकी सेंटर से पास होगा ये। ठीक है, मतलब डायमीटर को आईसीएम मानना पड़ेगा, डायमीटर को आईसीएम मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पे हम आईसीएम किसको मानेंगे? इसको मानेंगे, आईडी को, डायमीटर वाले को। और ये हमारा टेंजेंट हो गया इसी प्लेन में, और ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, और ये आर हो गया। तो इसके अलोंग अगर आई है तो आई बराबर कितना हो जाएगा? आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और आईसीएम कितना है? डायमीटर वाला है, तो रिंग है तो कितना है होता है? रिंग का हो जाता है आईसीएम एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। देखो बेटा, कन्फ्यूजन थोड़ा होता है यहाँ पे, मैंने आईसीएम एम आर स्क्वायर बाई 2 क्यों लिया? ठीक है, ये वाली बात समझो कि देखो आईसीएम बेसिकली ये है, ये, लेकिन टेंजेंट हमारा ये है, तो हमें ये वाला एक्सिस का लेना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए। ठीक है, तो हम जो डायमीटर, जो व्यास वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको हम अब आईसीएम मान रहे हैं। आईसीएम मतलब एक ऐसी एक्सिस जो कि केंद्र से पास होती है, केंद्र से गुजरती है, तो ये वाला हम आईसीएम मानेंगे क्योंकि हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, समांतर अक्ष प्रमेय लगानी है। अब समांतर अक्ष प्रमेय में हम ये वाला अगर आईसीएम मानेंगे तो डायमीटर का जो आईसीएम होता है, अभी बताया था व्यास के परता कितना होता है? आईसीएम का आधा।
तो mr²/2 इसलिए लगाया, mr²/2 इसलिए हमने लगाया और ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो आएगा बेटा थोड़ा टफ होता है करने में, थोड़ा लॉजिकल इसमें ज़्यादा होता है। तो ये भाई मैंने बता दिया है कि अगर उसके प्लेन में टेंजेंट का क्वेश्चन आता है, उसी की प्लेन में, तो हमें सबसे पहले डायमीटर के अलोंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें पहले से याद है कि डायमीटर का ICM का आधा होता है, तो इसका होता है mr², और आधा कर देंगे तो mr²/2 और फिर प्लस कर देंगे mr², तो ये आ जाएगा 3/2 mr²। ठीक है, तो बेटा ये देखो पहला पार्ट था इस वीडियो का। ठीक है, इस वीडियो का मैंने पहला पार्ट बनाया, इस चैप्टर की जो वीडियो है वो पहली वीडियो है। अगर तुम लोगों को पसंद आती है, तुम लोग आगे पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, मैं दूसरा पार्ट भी बना दूंगा और पूरा चैप्टर ही बना दूंगा फिर। ठीक है ना, तो अगर लोगों को पसंद आती है, लोग आगे डिमांड करते हैं, तो फिर आगे वीडियो में बनाता हूँ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।